तो कल हम लोगों ने लिमिट पॉइंट पे बातचीत की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एक ब्रॉड सेंस में लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। तो लिमिट पॉइंट के कलेक्शन को हमने डिराइव सेट बोला था। तो डिराइव सेट पर कुछ रिजल्ट्स हैं, उन पे बातचीत करते हैं। तो उसको हम थ्योरम कहेंगे। लेट ऐसा करते हैं, एक्स ट्रोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस and A comma B are subsets of its, then derived set of phi हमेशा phi होगा। ये तो ऑब्वियस है, मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा। दूसरा, if A is a subset of B, then derived set of A will also be smaller than derived set of B। A अगर B से छोटा है, मतलब सबसेट है, तो A का जो डिराइव सेट होगा वो B से बड़ा नहीं हो सकता कभी। थर्ड, डिराइव सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B is a subset of derived set of A intersection derived set of B। और चौथा, derived set of A union B equal to derived set of A union derived set of B। तो तीसरे वाले पे जरा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां इक्वलिटी नहीं हो रही है। ये सब रियल एनालिसिस में यूजुअल क्योंकि कोई भी टोपोलॉजी में सही है तो यूजुअल में भी सही होगा। तो पहले वाले पे बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि फाई इज अ क्लोज सेट, ये ठीक है। फाई क्लोज सेट हुआ या नहीं? Yes. फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स टोपोलॉजी में होता है, और एक्स ओपन सेट है तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई क्लोज सेट होगा। और क्लोज सेट में हमने ऐसा पढ़ा है बच्चों कि क्लोज सेट होगा तो डिराइव सेट कंटेन्ड होगा। कोई भी सेट अगर क्लोज सेट है, अगर ए क्लोज सेट है, तो डिराइव सेट ऑफ ए विल बी सबसेट ऑफ ए। हुआ या नहीं हुआ? यस सर। Yes. परफेक्ट में तो बराबरी हो गई थी। तो डी फाई इज अ सबसेट ऑफ फाई, इस आधार पे आप कह सकते हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दुनिया में कोई भी सेट ले लीजिए, तो डी फाइव भी एक सेट है, तो फाइव उसका भी सबसेट होगा या नहीं? Yes, sir. तो बच्चों मेरे ख्याल से ट्रिवियल है। सो फाइव इक्वल टू डी फाइव, तो फाइव परफेक्ट सेट भी हो गया फिर इस हिसाब से। दैट इज, पूछा तो नहीं गया है लेकिन मैं बता रहा हूँ फाइव इज अ परफेक्ट सेट। बड़ा गजब है कुछ नहीं उसमें, लेकिन प्रॉपर्टीज में कंफ्यूजन ऐसी जगहों पर ज्यादा होता है। चलिए खैर, इनको छोड़िए, ये ट्रिवियल था लेकिन मालूम होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं अगले तीन हैं। सेकंड क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। हम यहां से लेंगे, यहां से, और यहां पहुंचेंगे डी बी। तो डी ए में कोई पॉइंट लीजिए और दिखाइए कि वो डी बी में भी है। भाई यही करना हुआ। कोई भी एक आर्बिट्री, सपोज पी मान लो, पी बिलोंग्स टू डी ए। तो अब मैं ये दिखा दूंगा कि पी डी बी में भी है, और हेल्प लूंगा जो शुरू में दिया हुआ है, मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी दिया हुआ है, हिस्ट्री बदल दूंगा। पहले ये बताइए पी बिलोंग्स टू डी ए का मतलब क्या हुआ? पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यही हुआ ना? Yes, sir.
पी लिमिट पॉइंट है, मतलब डेफिनेशन से जो एवरी नेबरहुड ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए, डेफिनेशन पे जाइए, एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन यही है कि पी का हर नेबरहुड, कोई भी नेबरहुड ले लीजिए, वो पी के अलावा कुछ ना कुछ और एक एक एलिमेंट को कवर करता हूं। बट ए इज अ सबसेट ऑफ बी बच्चों। अगर पी का हर नेबरहुड ए के किसी एलिमेंट को कंटेन करता है, तो वो ए का एलिमेंट बी में भी होगा या नहीं, क्योंकि ए बी का सबसेट है। Yes, यस sir. सर। तो क्या लिखना चाहिए हमें? एवरी नेबरहुड, दोबारा वही लाइन, ऑफ पी कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ बी B. अदर देन पी। अगर आप ये लाइन बोल रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं पी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी। Yes, sir. तो पी कहाँ कंटेन्ड होना चाहिए? डिराइव सेट ऑफ B. बी में। सो तो कोई भी अगर आप ऐसा लेते हैं तो डिराइव सेट ऑफ ए इज अ डिराइव सेट ऑफ बी होल्ड। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि सबसेट का अगर लिमिट पॉइंट कोई ले रहे हो आप, तो वो सुपरसेट का भी लिमिट पॉइंट होगा। आप ये कहना चाह रहे हैं। और ये बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है, बार बार कह रहा हूं मैं। आप सोचिए कि कोई सबसेट है या कोई सेट है, उसका कोई लिमिट पॉइंट दिया, तो सेट के जितने सुपरसेट हो सकते हैं उनका भी वो लिमिट पॉइंट बना रहेगा। ये कहना चाह रहे हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने रियल एनालिसिस में ये चीजें नहीं पढ़ी थी, ये थ्योरम वहां के लिए भी है, क्योंकि ये हर टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए है। तो ये रियल भी आपकी कवर हो रही है, एक तरह से ऐसे समझिए। और जिन्होंने पढ़ा है उनका रिपीट हो रहा है। इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ूं? Yes, sir. चलिए तीसरे पे जाते हैं बच्चों। कोई दो सेट है आपके पास, सपोज ऐसे क्या लेने होगा, चलो ठीक है। ये ए है, ये बी है, तो ये बीच वाले जोन को क्या बोलते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अच्छा ये बताइए, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो ए का सबसेट हुआ या नहीं? यस सर। Yes, sir. तो बच्चों अभी पिछले रिजल्ट से डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए। Yes. अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ बी। दिस implied derived set of A intersection B is subset or derived set of B। अब आप बच्चों गौर कीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट साइड में पहली क्वेश्चन में भी है, दूसरी क्वेश्चन में भी है। कोई चीज दो डिफरेंट सेट्स में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगी या नहीं? इंटरसेक्शन मतलब यस सर। DB का जो इंटरसेक्शन है उसमें भी होगी ना। तो ये प्रूफ हो गया। प्रूफ करने को तो कुछ है नहीं, लेकिन करने के लिए होगा कि यार बराबरी क्यों नहीं हुई। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल, मैं रियल एनालिसिस का ही एग्जाम्पल पूछ रहा हूं आपसे, टोपोलॉजी यूजुअल ले लीजिए। तो हम रियल पे आ गए बच्चों। अब बताइए, कुछ ए और बी ले लेते हैं कि इंटरसेक्शन का लिमिट पॉइंट अलग आ जाए और अलग अलग लिमिट पॉइंट का इंटरसेक्शन अलग अलग आ जाए। ए ले लेते हैं ओपन इंटरवल 0 1, और बी ले लेते हैं ओपन इंटरवल 1 2।
तो बच्चों ये बताइए डिराइव सेट ऑफ ए क्या आएगा यूजुअल टोपोलॉजी में? सर क्लोज 0 1। और डिराइव सेट ऑफ बी? सर क्लोज 1 2। 1 Closed 2। 1 2. तो डी ए इंटरसेक्शन डी बी क्या आ गया? सर सिंगलटन 1। सिंगलटन। ठीक हो गया यार। इतनी जगह क्यों बर्बाद करें, इतने में ही हो जाएगा ये छोटे वाले में। अब बच्चों पहले ए इंटरसेक्शन बी बता लो, फिर डिराइव सेट निकालते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ? सर सिंगलटन ए। क्या? तो कुछ कॉमन नहीं है, सर 5. 5 5। तो फिर अब पाई है तो ए इंटरसेक्शन बी का डिराइव सेट क्या आएगा? अभी पढ़ा था ये भी। 5. सर 5 आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन लेने के बाद डिराइव सेट निकाला तो फाई आ गया, और डिराइव सेट निकालने के बाद इंटरसेक्शन लिया तो कुछ और आ गया। तो क्या बराबरी हुई? No, sir. नो सर। हम्म। इन जनरल बराबरी नहीं है, इसीलिए सबसेट वाला रिजल्ट था डिराइव सेट में इंटरसेक्शन में। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो सर हाँ जी। सर इसमें एक और एग्जांपल हो जाएगा। ए को रेशनल ले लें, बी को इरेशनल, इंटरसेक्शन 5 आ जाएगा। हाँ यार, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यार ऐसा करते हैं बेटा, इसको एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है भाई, बढ़िया तो ले रहा है। तो ए को ले लेते हैं सेट ऑफ रेशनल्स, ये भी अच्छा एग्जाम्पल है। तो बच्चों डिराइव सेट ऑफ ए क्या आ जाएगा? यूजुअल टोपोलॉजी ही ले रहे हैं। आर। बी ले लेते हैं सेट ऑफ इरेशनल्स। तो रियल में सभी ने पढ़ा है तो यूजुअल टोपोलॉजी हुई। तो डीबी भी आर, तो डी ए इंटरसेक्शन डीबी, ये भी आर। लेकिन अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, अरे ए इंटर लो, ए इंटरसेक्शन बी तो फाइव, तो डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो वो भी फाइव आ जाएगा। सर डिराइव सेट ऑफ रेशनल और इरेशनल आर आ जाएगा ना, तो 5 हम्म। कंटेन हो जाएगा R। हम्म। तो बढ़िया एग्जाम्पल था। अरे सॉरी। सर ठीक। बराबरी भी हो सकती है हाँ बिल्कुल। अगर हम ए बराबरी को। नहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा कि यार नेवर अनइक्वल, ना नेवर इक्वल, ऐसा थोड़ी बोला है। इन जनरल बराबरी नहीं है, बराबरी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप क्लोज इंटरवल ले लो इन दोनों को ही, जो पहले एग्जांपल में लिए है मैंने। क्लोज इंटरवल 0 1, क्लोज इंटरवल 1 2, अब दोनों के डिराइव सेट वही रहेंगे। डी ए इंटरसेक्शन डी बी 1 आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ए वो तब भी बराबरी नहीं है। ए सर इंटरसेक्शन बी नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर और, रियल नंबर। अच्छा। इंटरसेक्शन में सर नेचुरल नंबर आएगा ना, 5 हो जाएगा। एक मिनट, ए ले लिया नेचुरल नंबर, बी ले लिया आर। भाई हम सोच तो हमेशा रियल एनालिसिस में ही पाते हैं ना, तो इसलिए ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी तो हो जाएगा एन, तो डी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नेचुरल नंबर का, एक भी लिमिट पढ़नी था, 5। हो रहा है क्या ऐसा ही? यस सर, फिर से ए नेचुरल नंबर का 5 आ रहा है और रियल का तो आर ही आएगा, तो 5 इंटरसेक्शन आर भी 5 ही हो जाएगा। तो बराबरी हो गई है।
लो, ये भी तीसरा बढ़िया एग्जाम्पल हो गया। ये हमने बराबरी दिखा दी अभी कि दोनों बराबर हैं। बच्चों में यही कहना चाहता हूं आप सभी से भी जी, आप अपने सब्जेक्ट के लिए जितना सीरियसली सोचोगे ना, जैसे हम अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना शुरू करते हैं, घर में बैठे बैठे हम थ्योरी डेवलप कर लेते हैं उनके बारे में, वो ऐसी है, वो वैसा है, और इतनी बार सोचते हैं कि हम उस थ्योरी को कुछ दिनों बाद खुद ही सही मानने लगते हैं, मतलब इतना सोच लेते हैं। लेकिन जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, हम उसके बारे में कितना सोचते हैं? जब पढ़ रहे हैं तब नहीं सोच रहे होंगे कई लोग तो, बाकी टाइम सोचना तो दूर की बात। आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, जिंदगी में पहुंचेंगे वहीं। तो ये आपको तय करना है कि आप ज्यादा क्या सोचते हैं। ये बढ़िया एग्जाम्पल छोटे छोटे दो तीन जो आए, वो सोचने की वजह से आए। चलिए, अच्छी बात है। चौथे वाले रिजल्ट पे चलते हैं बच्चों। चौथा रिजल्ट देखिएगा, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए। अच्छा, अभी जो वेन डायग्राम मैंने ऊपर बना रखा लेफ्ट में, थोड़ा उसी से काम चल जाएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ये ठीक है या नहीं? पूरा जो ए यूनियन बी है उसका सबसेट हुआ ए। यस सर। तो डिराइव सेट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ऐसे ही बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो डिराइव सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। बच्चों राइट साइड देखिए, दोनों में सेम है। राइट साइड में डीए भी है, डीबी भी है, तो इनका यूनियन भी होगा या नहीं? डीए और डीबी दोनों राइट साइड में है, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो भी होगा नहीं होगा? यस सर। तो एक तरफ का रिजल्ट तो ये आ गया। अब दूसरी तरफ का रिजल्ट निकालना है। अब हमें उल्टा प्रूफ करना है कि डी ऑफ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ डी ए यूनियन डी बी। अच्छा, अब ये प्रूफ करना। आ, अब दूसरा हमारा क्लेम है कि डी ऑफ ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ डी ए यूनियन डी बी। भैया बराबरी होने के लिए ऐसा होना चाहिए। ये थोड़ा सा टिपिकल पोर्शन है। हम इसको प्रूफ करते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कंट्रा पॉजिटिव मेथड। उल्टा लेते हैं। अब ये क्या हुआ, इस मेथड पे गौर करिए। नॉर्मली हम कोई एलिमेंट लेफ्ट साइड में लेते और दिखाते कि ये राइट साइड में भी है। नॉर्मली यही तरीका है। अगर मैं ये दिखाऊं कि कोई भी एलिमेंट अगर एक्स अगर लेफ्ट में नहीं है तो वो राइट में भी नहीं होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई एक्स लेके चल रहा हूं जो डी ऑफ ए यूनियन बी में नहीं है, कंट्रा पॉजिटिव है, उल्टा ले रहा हूं। अगर मैं ये लेके चलूं कि x डज नॉट बिलोंग टू डी ऑफ ए यूनियन बी, और थोड़ा बहुत मेहनत के बाद ये प्रूफ कर दूं कि x डज नॉट बिलोंग टू डी ए यूनियन डी बी, क्या समझ में आया आपको? थोड़ा बातचीत करिए प्लीज इस पे। इससे क्या समझ में आया कि कोई भी एलिमेंट अगर लेफ्ट में नहीं है तो वो राइट में भी नहीं जाएगा? इसका उल्टा क्या हो सकता था? कि अगर लेफ्ट में है तो राइट में भी होगा। हाँ, बस तो हमारा क्लेम जस्टिफाइड हो जाएगा या नहीं? यस सर।
बच्चों मेथड जो यूज करने जा रहा हूँ किया नहीं है अभी, आपको मैं समझा पा रहा हूँ थीम क्या है? यस सर। मतलब अगर कोई एलिमेंट एट से है जो लेफ्ट साइड में नहीं है, तो ये गारंटी है वो राइट में भी नहीं होगा। तो इसका उल्टा क्या हुआ कि अगर लेफ्ट में कोई एलिमेंट लेता तो वो राइट में होता। ये इसको कहते हैं कंट्रापॉजिटिव मेथड। मैं नेक्स्ट पेज पे साबित करता हूँ, जरा देखिएगा। मान लो कोई एड्स ले लिया जो किसमें नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने उल्टा ले लिया सेट ऑफ सर। एक मिनट मैंने गलती की है। सॉरी, मैं अपनी गलती मानता हूँ। कंट्रा पॉजिटिव में लेफ्ट से राइट नहीं लेना था, राइट से लेफ्ट लेना था। कॉन्ट्रैक्शन मेथड में मैंने गलत समझाया है। मैं सारी क्लास के सामने सॉरी कह रहा हूँ भाई। सॉरी, पिछला पेज में रह गया शायद। लेट एट्स हम ये दिखा रहे हैं कि डी ऑफ ए यूनियन डी बी implies X does not belong to D of A union B। क्या इससे यही कंक्लूजन निकलता है ये दोनों एक ही हैं? D of A union B implies X belongs to DA union DB। क्या दोनों एक ही बात कह रहे हैं? मैं ये समझाना चाहता हूँ। नॉर्मली हम ये अप्रोच अपनाते हैं, राइट साइड वाली। एक्स इसमें है तो उसमें भी होगा। अब मैं ठीक इसका उल्टा ले रहा हूँ। अगर राइट साइड में एक्स नहीं है और मैंने दिखा दिया वो लेफ्ट में भी नहीं है, तो दोनों एक ही बात कह रहे हैं या नहीं? आप लोग सोच पा रहे हैं? थोड़ा गहराई से आप, ये तो अकेले में बैठ के ही सोचना है। P इंप्लाइज Q का मतलब अगर P है तो Q भी होगा। नॉट Q इंप्लाइज नॉट Q, नॉट P। अगर ऐसा कह रहे हैं तब भी वही बात आई। ये लॉजिक वाले पेपर का हिस्सा है बच्चों, इसको टोटोलॉजी कहते हैं। एक आध बार मैंने आप लोगों को रिलेशन पढ़ाते समय इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ाया होगा अगर, या आपने मेरे क्लास के जो लेक्चर हैं वो देखे होंगे, तो वहां मैंने यूज किया होगा एक आध लॉजिक, वहां भी था बड़ा अच्छा। क्योंकि लोगों को ये तो लगता है कि ए रिलेटेड टू बी, बी रिलेटेड टू सी इंप्लाइज ए रिलेटेड टू सी, ट्रांजिटिव। लेकिन मैंने दिखाया अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई ना हो तो उसे इक्विवेलेंस कहेंगे या नहीं? ट्रांजिटिव से। वैसा ही ये भी था जो अभी मैं करने जा रहा हूं। अगर पी में नहीं है, राइट साइड में नहीं है, ये अब ये वाला लेके चल रहा हूं मैं जो, इसको जरा गौर से देखिएगा प्लीज। मेरे ख्याल से ज्यादा बोलने में भी नुकसान ही है। अगर मैं ये कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन में नहीं है तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू डी ए, और या एंड? एंड। एंड यूनियन में नहीं है ना, तो पहले में भी नहीं होगा और दूसरे में भी नहीं होगा। अगर बिलोंग करने वाली बात होती तो और आता है। अभी सेंस समझिएगा, सब उल्टा चल रहा होगा। तो इसका मतलब एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, एंड एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ बी।
एक्स ए का भी लिमिट पॉइंट नहीं है, बी का भी नहीं है, तो एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी कर सकता हूँ? जब इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं है, उसका भी नहीं है, तो उनके यूनियन से जो सेट बना ए यूनियन बी, उसमें भी नहीं होगा लिमिट पॉइंट है। और अगर ऐसा है तो इट्स डज नॉट बिलोंग टू डी ऑफ ए यूनियन बी, डिराइव सेट। सो डेफिनेटली अगर ऐसा है तो इसका उल्टा समझिए। अगर एक्स इसमें है तो फिर एक्स इसमें भी होगा। तो फिर derived set of A union B is a subset of derived set of A union derived set of B। इक्वेशन नंबर जो भी है बराबर ही हो। बच्चों में समझा पाया क्या आप लोग? यस सर। हम्म। यस सर। हम्म। तो ये जो कंट्रापोजिटिव मेथड है ना, मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा टोटोलॉजी में, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। आप P इम्प्लाइज Q का ठीक उल्टे तरीके से भी कर सकते हैं, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट Q, नॉट P, जो मैं राइट में लिख रहा मैंने, वो बहुत यूजफुल है। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी लोग ना हाँ कहने में इंटरेस्टेड हैं ना ना कहने में। कबीर दास जी जो बिल्कुल ही उदासीन बैठे हैं। चलिए ठीक है। तो मैं ये एक बेसिक चीज समझा पाया था। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको अभी शुरू करूंगा 10 मिनट के बाद।